हेलो फ्रेंड्स, करीम योगी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। हमारा ये चौथा वीडियो लेक्चर है। आज का हमारा विषय है महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, भौतिक भूगोल का ये पार्ट है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, बीएससी ने अभी तक कौन से प्रश्न पूछे हैं ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें थ्योरी पूछा गया है हैरी हेस का। ठीक है, और दूसरा कथन भी जो है वो इनकी थ्योरी से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आपको नहीं बन रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो के एंड में आप ये प्रश्न खुद ही बना पाएंगे, और ना ये जो टॉपिक, ये जो प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित जितना भी एरिया जो कवर करता है टॉपिक, उसको पूरा होलिस्टिकली कवर किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ये इंग्लिश में रहा प्रश्न। चलिए हम अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय में आप देखेंगे कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% जो है वो जल जल है। ठीक है, ओशियन है, और 29.2% भाग जो है वो स्थल है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर देखेंगे तो वो मोस्टली कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, जो कि 75% है, जिसका कि नॉर्थन हेमिस्फीयर 75% क्या है, लैंड है। ठीक है, स्थल है। और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग आता है अधिकतर। ठीक है, मैक्सिमम एरिया क्या आता है, सदर्न हेमिस्फीयर का ओशियंस आते हैं। ठीक है, अब महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो 6 सिद्धांत हैं। यहाँ पे हम 6 के 6 सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले दूसरा तीसरा हम सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है लॉर्ड केल्विन का, दूसरा है लेपवर्थ एवं लाव का परिकल्पना, और तीसरा है चतुष्फलक परिकल्पना। ठीक है, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। ये तीनों हम नहीं पढ़ेंगे। हम चालू करेंगे टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। ठीक है, अब ये अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताते हैं, जो कि जिसका कि प्रतिपादन इन्होंने 1908 में किया था। ठीक है, टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के विषय में था। ठीक है, अब इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये ना टर्शरी युग के जो मोड़दार वाली पर्वतें हैं उनकी व्याख्या करना चाहते थे। ठीक है, तो टर्शरी युग जैसे आप पढ़ चुके हैं, अल्पाइन माउंटेन्स भी आते हैं इसमें, है ना। तो टर्शरी युग में जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उसका क्या करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि क्रिटेशियस युग में, ठीक है, 2 भाग थे। पहला था लेरेशिया जो कि उत्तरी ध्रुव के पास में था, और दूसरा था गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास में था। ठीक है, तो ये अपना जो थ्योरी चालू करते हो यहाँ से चालू करते हैं, और जो अभी कॉन्टिनेंट्स के जो मोशंस हैं उसके पीछे जो फोर्स बताते हैं, जो बल बताते हैं जिसके कारण ये हो रहा है, उसको वह बोलते हैं ज्वारीय बल, उसको बोलते हैं ये टाइडल फोर्स। ठीक है, ये बताते हैं कि क्रेटेशियस युग में जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर जा रहा था तो उसके हिसाब से टाइडल फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके कारण कॉन्टिनेंट का हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इतना ही था टेलर जी के सिद्धांत में। ठीक है, तो टेलर के जो सिद्धांत परिकल्पना है, जो थ्योरी है, उसमें यही था। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो 1908 है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, और क्या बताते हैं, क्रेटेशियस युग में लोरेशिया और गोंडवाना था, और फोर्स क्या बताते हैं, ज्वारीय बल बताते हैं। तो ये 2 से 3 पॉइंट है इनके इसमें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से पीएससी ने अभी भी प्रश्न नहीं पूछा है, यहाँ से एक भी प्रश्न अभी पीएससी ने नहीं पूछा है, तो इसको हम देखेंगे। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने कब प्रतिपादन किया अपना थ्योरी का, तो 1912 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ईयर पूछता है पीएससी।
ठीक है। तो महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का इन्होंने अपना प्रतिपादन किया। ठीक है। इसके आगे अब देखेंगे हम कि अब चैलेंजेस क्या है, वैगनर के सामने चैलेंज क्या आया। मूलभूत समस्या जो आई उनके सामने जलवायु संबंधित परिवर्तन से संबंधित आई। ठीक है। इन्होंने सोचा कि एक ही लैंड में जैसे अफ्रीका है और इंडिया है, ठीक है। तो अफ्रीका में इन्होंने देखा कि यहाँ पे बर्फ वाले साइज भी मिल रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर वाले भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक ही लैंड में इस टाइप के मिल रहे हैं। जैसे इंडिया में देखा तो इंडिया में भी जो आइस एज के थे साक्ष्य वो मिल रहे थे, ठीक है, ज्वालामुखी के साक्ष्य मिल रहे थे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने देखा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि एक ही तरीका हो सकता है कि एक ही लैंड में इतने क्लाइमेटिक सीजन्स के जो है एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है, या तो ठीक है, या तो स्थल भाग एक जगह पर स्थित रहे हो, ठीक है, और जलवायु कटिबंधीय क्रमशः स्थानांतरण होता रहा उसका, ठीक है। या तो बोलते हैं कि या तो दूसरा ये हो सकता है कि जलवायु कटिबंधी स्थिर रहे हो तो स्थल भागों में स्थानांतरण हुआ हो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है, और आप जैसे कि जानते हैं दूसरे पॉइंट को ही मान्यता ज्यादा मिलती है। तो वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया। तो इसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रधान रूप क्या था इनका, ठीक है। तो ये बोलते हैं जैसे कि टेलर का आपने पढ़ा, टेलर कहाँ चालू करते हैं, क्रिटेशियस से, पर नहीं, ये चालू करते हैं आपका कार्बोनिफेरस युग से, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग से ये चालू करते हैं और बताते हैं कि पेंजिया था पहले, और पेंजिया के चारों ओर क्या था, पैंथलासा था, ठीक है। तो पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था, लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये था उनके टाइम का प्रारूप कार्बोनिफेरस युग का। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया आपका पेंजिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ कुछ कॉन्टिनेंट आपको वैसे के वैसे ही दिख रहे होंगे, है ना। उसके बाद ये आगे चल के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। बीच में क्या आ जाता है आपका तैतीस सी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है दूर होने लगते हैं 100 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद ये आज का हमारा कॉन्टिनेंट के पोजीशंस है, ठीक है। तो प्रवाह संबंधित बल, जैसे कि टेलर ने बोला कि टाइडल फोर्स जो है वो ही जो है प्रवाह संबंधित बल है, पर नहीं, ये बोलते हैं कि जो इक्वेटर की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, दो प्रकार के बलों को इन्होंने मेंशन किया, दो प्रकार बलों को। तो बोलते हैं कि जो इक्वेटर की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो हो रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्व बल से, और प्लवनशीलता के बल से, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी से। और जो पश्चिमी दिशा में जा रहे हैं, जो पश्चिमी दिशा में जो महाद्वीप जा रहे हैं, उनका होता है किनसे, ज्वारीय बल से। इन्होंने दो ऐसे फोर्सेस को मेंशन किया, ठीक है। तो इनसे अगर प्रश्न बनेगा, देखिए अगर इस टॉपिक से अगर पीएससी अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आपका पीएससी का फेवरेट होगा आपका वैगनर, क्योंकि वैगनर का जो प्रिंसिपल है, वैगनर की जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर प्रश्न बनेगा यहां से तो इसी सेक्शन से बनेगा, ठीक है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी है इससे प्रश्न पूछा जा चुका है 2021 में। एक हाथ प्रश्न इससे और पूछे जाने की संभावना बनती है, पर देखते हैं क्या पीएससी इस साल पूछता है या नहीं पूछता है।
तो हमारा जो छठवां जो थ्योरी है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट किसे कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं हमारा स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली आती है महाद्वीप प्रवाह की संकल्पना, ठीक है, और दूसरा आता है सागर तली की प्रसार, सागर तल के प्रसार। ठीक है, तो ये कहलाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, चलिए इसको हम पहले हम देख लेते हैं प्लेट कौन कौन सी है। प्लेट में आप देखेंगे तो 6 मेजर प्लेट है। यूरेशियन पहली, दूसरी अफ्रीकन, तीसरी पैसिफिक, चौथी अमेरिकन, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन और छठवीं अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये आपकी 6 मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ कुछ माइनर प्लेट्स भी आती हैं। तो 20 ऐसी माइनर प्लेट्स हैं जिसका पता लगाया जा चुका है। जैसे नज़का प्लेट भी है, ठीक है, कोकोस प्लेट है, तो ये सब प्लेट्स आती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि 6 प्रमुख हैं और 2 लघु प्लेट है। ठीक है, तो अब हेरियस बोलते हैं कि ये जो प्लेट मूव करती हैं उसके साथ ही जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, महाद्वीप और महासागरीय भाग हैं, वो भी इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। ठीक है, अब हैस ने इसका प्रतिपादन किया था कब? 1960 में। इसी थ्योरी का प्रतिपादन किया था कब? 1960 में। ठीक है, जो कि आपका पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो हैस के अनुसार यही है कि महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेट प्रभावित होते हैं तो उसके साथ महाद्वीप महासागर तली भी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब ये भी जो है अपना जो बताते हैं वो कार्बोनिफेरस युग से बताते हैं पूरा हिस्ट्री। ठीक है, बताते हैं कि पेंजिया था कार्बोनिफेरस युग में, और उसके बाद उसका आगे चल के बंटवारा होता है, और जो आज की पोजीशन है वो हमें आज दिखाई देती है। और ये बोलते हैं भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो स्थिर नहीं हुई है और ये हमेशा मूव करती रहेगी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो जैसे कि 1960 में इसके पहले का जो हाफ थ्योरी जो आपको पता है कि हैरी हेस ने दिया था, वैसा ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रतिपादन जो है 1960 में हैरी हेस ने किया था। ठीक है, सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना जो है 1960 में हैरी हेस ने दी थी। ठीक है, अब ये इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, तो लॉजिक ये है कि जो मैराइन जियोलॉजिस्ट थे सागर, वो वैज्ञानिक थे तथा भूभौतिकी विद जो थे, ठीक है, उनके कार्यों को इन्होंने अध्ययन किया और फिर उसके ऊपर अपना थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, सागर नीतल का प्रसरण है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हीट ट्रांसफर में हमने पढ़ा था, ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो अर्थ के अंदर होता है सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था संवहन। ठीक है, संवहन तरंगों से सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है अर्थ में। तो ये आपको मिलेगा मोस्टली कहाँ, एस्थेनोस्फीयर्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है, बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये दोनों सेल है, ये दोनों सेल का जो कन्वेक्टिव करंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, संवहन तरंग जो है यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या रहता है, फोर्स रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, महासागरीय कटक बनते हैं। जो रिजेस आप देखते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में देखेंगे आप, तो उसके बीच में क्या है, रिज है एस शेप का, ठीक है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना क्रस्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट बन रहा है, और ये इस तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, क्रस्ट का बनना यहाँ पे, और उसको बन के क्रस्ट जब बन के इस तरफ जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। ठीक है,
आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सी फ्लो स्प्रेडिंग मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैनसन, ठीक है, मैनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, चुंबकीय यंत्र लेके उतरे थे। तो उन्होंने देखा कि चुंबकत्व में जो क्या है, भिन्नता है, ठीक है। चुंबकत्व में भिन्नता मतलब कौन सी भिन्नता की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक अलाइनमेंट है एलिमेंट्स का, और यहाँ का जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है एलिमेंट का, ठीक है, वो एक मिनट है यहाँ, एक मिनट, यहाँ का जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है एलिमेंट्स का और यहाँ पे यहाँ का जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है एलिमेंट्स का, वो क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। उन्होंने ये पाया। तो ये सब स्टडी करने के बाद हैस ने जो है अपना सी फ्लो स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आप और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा जो कटक जो है, कटक जो है आपका, ये पूरा आपका क्या है, कटक है, ठीक है, ये क्या आपका पूरा कटक है, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है, 1 2 और ये 3, ये टाइम बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब ये ऊपर आता है, ठीक है, जब ये क्रस्ट पे आते हैं, ठीक है, संवहन तरंगे जब क्रस्ट में आती है तब यहाँ पे उठना चालू, कटक बनने चालू होते हैं, ठीक है। जब कटक बनते हैं यहाँ पे, तभी किस तरफ जाते हैं, फिर यहाँ से उल्टे हाथ में जाएंगे, यहाँ पे सीधे हाथ में जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ एक जैसे क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। उसमें आप देखेंगे जब एक जैसे स्थानांतरित होंगे तो देखिए अब चुंबकत्व का स्टडी करने गए थे, ठीक है, मैनसन जी। तो उन्होंने पाया कि इक्वी डिस्टेंस मतलब एक ही दूरी पर, ये मिड पॉइंट के एक ही दूरी पे अगर जाया जाए, ठीक है, तो दोनों का क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। जैसे कि ये वाइट पोर्शन, जैसे ये वाइट पोर्शन पकड़ लिया जाए तो ये वाइट पोर्शन का क्या आएगा, मैग्नेटिज्म सेम आएगा, ठीक है। ये क्यों आता है, ये आता है जियो मैग्नेटिज्म के कारण, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ही ये जो है आता है, ऐसा आता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदलता है, ठीक है। मान लीजिए 100 वर्ष पहले ऐसा था, ठीक है, 100 मिलियन वर्ष पहले ऐसा था, ठीक है, ये दोनों तरफ, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, ये बदल गया, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया और साउथ पोल की तरफ क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। तो ऐसे क्या होता है, ये बदल जाता है। वैसे ही फिर ये आपका डायग्राम बनेगा, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक एनोमलीज क्या होती है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक एनोमलीज क्या होती है, चुंबकीय विसंगीता, ठीक है। तो विसंगीता आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जैसे कि ये 200 मिलियन वर्ष है, ये 100 मिलियन वर्ष है, ठीक है, तो ये भी 100 मिलियन वर्ष का होगा और ये 200 मिलियन वर्ष का होगा। तो ऐसे इस तरफ क्या हो रहा है, समुद्र तल क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो सी फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो ये एक आपको पूछ सकता है कि मैग्नेटिक एनोमलीज क्या है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पीएससी बना सकता है, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे कि सर्वेक्षण किसका, किनका सर्वेक्षण, मैनसन जी का सर्वेक्षण जो था उसके हिसाब से चुंबकीय विसंगति के आंकड़ों को एक चार्ट पर जब प्रदर्शित किया गया तो उत्तर दक्षिण दिशा में लंबी चुंबकीय पट्टियां का स्पष्ट प्रारूप सामने आया, ठीक है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, लंबी लंबी स्ट्रिप्स दिख रही है आपको मैग्नेटिक एलिमेंट्स की, मैग्नेटिक अलाइंड एलिमेंट्स की, ठीक है। फिर इन आधारों पर हैस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल के उठने वाले संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। इस कटक के सहारे नए पदार्थों लावा का निर्माण होता है तथा इस तरह से नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रकार हैस के अनुसार सागर नितल में प्रसार होता है, मध्य महासागरीय कटक के सहारे तथा महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है, ठीक है। तो बोलेगा कि क्रस्ट कहाँ बनता है, तो बनेगा आपका रिज में, कटक में, और विनाश कहाँ होता है, तो खड्ड में,
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। ये हमारा 4th वीडियो था। इसके बाद और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी के, और कोशिश करेंगे कि पीएससी किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड।